तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। मध्य प्रदेश के भोपाल के लीलागढ़ कॉलोनी में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम फूलचंद शर्मा था, वो करीब 12 बजे वहाँ के नज़दीकी थाना पे फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद बोलते हैं कि उनके घर पे एक महिला का कत्ल हो गया है। कत्ल बहुत बुरी तरीके से हुआ है। घटनास्थल पर जल्दी से जल्दी पुलिस टीम को भेजा जाए। फूलचंद की बात सुनकर उदयभान सिंह, जो थाना इंचार्ज रहते हैं, वो अपनी एक टीम के साथ घटनास्थल पर रवाना हो जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्होंने जो मंजर को देखा, जितने भी पुलिस वाले थे सबके होश उड़ गए। एक महिला का कत्ल हुआ था। महिला का नाम प्रीति शर्मा था। कत्ल बहुत बुरी तरीके से किया गया था। बॉडी पे करीब 50 वार किए गए थे। यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी बुरी तरीके से रौंदा गया था। वहीं पास में एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी उम्र करीब 1.5 साल के आसपास थी। वहीं पे बिलबिला के रो रही थी, चिल्ला रही थी। कई 100 की संख्या में वहाँ पे लोग जुटे हुए थे। वहीं पे घटनास्थल पर एक टूटा हुआ चाकू भी पड़ा हुआ था। खैर, वहाँ पे घटनास्थल पर जो थे उसमें फूलचंद शर्मा, जो कि महिला के जेठ थे, और महिला के पति मनोज शर्मा और बाकी और परिजन और बाकी लोग वहाँ पे उपस्थित थे। जहाँ महिला का कत्ल हुआ था वो घर काफ़ी बड़ा था। करीब 10 लोग वहीं मकान, जो बड़ा मकान के नीचे 10 लोग किराएदार भी रहते थे। सभी लोग वहाँ जुटे हुए थे। पुलिस अपने हिसाब से जो भी कार्रवाई करनी थी करती है। पंचायतनामा होता है, फॉरेंसिक की टीम, बाकी सभी लोग भी वहाँ पे आ चुके थे। पंचायतनामा होता है, बॉडी को सील बंद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उदयभान सिंह आसपास में जितने भी लोग थे उनसे पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं। एक महिला रहती है जिसका नाम रहता है गंगाबाई। वो बताती है कि जिन्होंने कत्ल किया है सभी लोगों ने उनको देखा है। 2 महिलाएं थीं। दोनों ने बुर्का पहना हुआ था और अपने आप को पूरी तरीके से ढका हुआ था। दोनों के पैर में नीले कलर के जूते थे। दोनों ने चश्मे लगा रखे थे। दोनों के हाथ में ग्लव्स थे। इतनी वो महिला बताती है। और इसके बाद वो ये बताती है कि जब पहली नज़र में मैंने उन दोनों को देखा तो मुझे लगा कि कोई भिखारी होंगे। वो जो महिला थी गंगाबाई, वो प्रीति के मकान में किराएदार के रूप में रहती थी। खैर, ऊपर वो लोग जाते हैं। ऊपर जाने के बाद वो लोग पहले दरवाज़ा खोलते हैं। खोलने के बाद वो लोग अंदर जाते हैं। 5 मिनट बाद ही वहाँ से अंदर से तेज तेज प्रीति के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों मिलकर प्रीति को मार रहे हैं। उसके बाद जितने भी हम नीचे के किराएदार रहते हैं वो और बाकी और भी युवा लड़के थे, उन सबको लेकर ऊपर जाते हैं। ऊपर का कमरा अंदर से बंद था। उस कमरे को कैसे भी लोहे का राड और हथौड़े से तोड़ा जाता है। वहाँ तोड़ने के बाद वहीं प्रीति की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। बुरी तरह से जख्मी हुई डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसकी 1.5 साल की बेटी वहीं बगल में ही खड़े होकर मम्मी मम्मी चिल्ला रही थी। खैर, उसके बाद हम लोग और ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे एक और कमरा बना हुआ था। उस कमरे को जब तोड़ा जाता है तो वहाँ पे 2 लोग चाकू लेकर खड़े हुए थे। वो हम लोग को चाकू दिखाते हुए भागने लगते हैं। जिसमें से एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है दीपेश। वो उस जो दोनों शख्स थे उनके ऊपर झपटता है। तो जिसमें एक अगला आदमी रहता है, मतलब दोनों औरतें ही थी एक तरह से, वो उसको एक चाकू मारती है। एक चाकू करके 2 चाकू जब उसको लगता है तो सब लोग डर जाते हैं और फिर से वो दोनों जो महिलाएं रहती हैं वो चाकू दिखाते हुए नीचे की तरफ भाग जाती हैं। इतनी बात जब वो गंगाबाई बताती है तो वो जो आईओ रहते हैं वो पूछते हैं कि वो लड़का दीपेश कहाँ है। तो दीपेश हॉस्पिटल में भर्ती था। फिर जब दीपेश से पूछताछ शुरू होती है तो बताता है कि सर, मैंने उस महिला को पकड़ने की कोशिश की। उस बीच ये हुआ कि उसका नकाब मैंने खींच दिया, जिससे मुझे ये एहसास हुआ कि इसमें दोनों महिलाएं नहीं है, एक महिला थी और एक पुरुष था। पुरुष की बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थीं। पीछे की तरफ वो बड़ा बड़ा बाल रखा था, चोटी को बनाया हुआ था। ऐसा इस तरह का उसका हुलिया था। जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो थोड़ा चौंकते हैं कि ये इतनी प्लानिंग के साथ ऐसे क्यों ये आए थे। खैर, उसके बाद जो भी उनकी कार्रवाई करनी रहती है, आसपास के लोग से पूछताछ करते रहते हैं। घटना के दूसरे दिन 6 अगस्त 2023 को जो मनोज रहता है, प्रीति का पति, वो थाने पे पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो जो उदयभान सिंह रहते हैं उनको बताता है कि मुझे एक आदमी पे शक है। जिस तरह का आप हुलिया बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी चोटी है, तो मुझे एक आदमी पे शक है, शायद वही आदमी होगा। वो बताता है कि 2014 में प्रीति और उसकी शादी हुई। शादी हो गई, लेकिन उसके पहले भी मनोज की एक शादी हो चुकी थी। लेकिन पहली जो बीवी थी वो उसको छोड़कर भाग चुकी थी। मनोज के परिवार वालों का काफ़ी बिजनेस था, सोने चांदी का इन लोग का कई सारी दुकानें थीं। लेकिन प्रीति के भी परिवार वाले तो ठीक थे, लेकिन प्रीति के अंदर एक प्रॉब्लम थी कि जो उसकी रीढ़ की पीछे की हड्डी थी, जिसे हम एक तरह से बोल सकते हैं हड्डी निकली हुई थी इस तरह का, और गांव के भाषा में उसको कुबड़ बोलते हैं।
इस तरह से वो थोड़ा भचक के, थोड़ा पीठ को ऐसे टेढ़ा करके चलती थी। उसके में यही एक दिक्कत थी, बाकी सब कुछ ठीक था। जब भी उसका रिश्ता जाता था तो आसपास के जो भी जलने वाले लोग रहते थे उसके परिवार के, तो वो लोग बोल देते थे ये कभी माँ नहीं बन पाएगी, इससे कोई शादी ना करे, जिसकी वजह से प्रीति की शादी नहीं हो रही थी। मेरी भी एक बीवी भाग चुकी थी, तो मेरी भी अब शादी किसी और से हो नहीं रही थी और मेरी उम्र भी निकलती जा रही थी। जब प्रीति की शादी हुई तो उसकी उम्र 20 साल और मेरी उम्र 29 साल थी। खैर, हम दोनों की शादी हो जाती है 2014 में। शादी के बाद बीते 10 सालों में हम लोग को 3 बच्चे होते हैं। अभी जो सबसे लास्ट वाला बच्चा है वो 1.5 साल का है। मनोज बताता है कि वो 9 से 10 बजे के करीब में वो अपने सोने की दुकान पर निकल जाता है। निकलने के बाद उसका एक रिश्तेदार है जो उसके बुआ का साला है, वो आता रहता था, जिसका नाम है रामनिवास। रामनिवास इसके कमरे पे आता था, पहले भी आता था, हमेशा आता था, क्योंकि बुआ का साला था तो इन दोनों का रिलेशन हो जाता था, मनोज का रिलेशन हो जाता था, जिस वजह से आता था। तो हमेशा प्रीति से मजाक करता रहता था, मस्ती मजाक करता था। मुझे भी ये सब बातें नॉर्मल सी लग रही थी, क्योंकि इसकी आदत हमेशा से थी। हालांकि ये मंदिर में एक पुजारी था, दुर्गा माता के मंदिर में पुजारी था, लेकिन ये हंसी मजाक करता रहता है, सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन इसी बीच होता ही है कि जो मेरे किराएदार रहते हैं, जो नीचे के रूम में किराएदार रहते हैं, उसी में से किराएदार बताता है कि मेरा जो चिंतक था वो बताता है कि जब आप चले जाते हैं 10 बजे के करीब में, उसके आधे घंटे बाद आपका जो ये रिश्तेदार है वो हमेशा आता है, और जब आप शाम को रात में जब आते हैं उसके पहले ये निकल जाता है। जब इस बात की चर्चा मैंने प्रीति से की तो उसने मुझे खुलकर कुछ नहीं बताया, जिसके बाद मैंने उसको बहुत पीटा। पीटने के बाद उसको उसके घर पे भेज दिया। करीब 8-9 महीने बीत जाते हैं, मैं उससे ना बात करता हूँ, ना उसके परिवार वालों से बात करता हूँ, ना किसी से बात करता हूँ। लेकिन प्रीति के पिता मेरे खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस कर देते हैं। 15 दिन बाद ही मेरे पास एक आईओ आता है और वो मुझे समझाते हुए बोलता है कि भैया, दहेज प्रताड़ना का केस है, संभल के रहना, एक बार पुलिस आ गई है, अगली बार आएगी तो गिरफ्तारी पक्की है। इस केस में बड़े बड़े वकील भी आपको नहीं बचा सकते हैं। ये सुनने के बाद मैं डर जाता हूँ। डरने के बाद मैं अगले दिन ही प्रीति को लेकर अपने घर आ जाता हूँ। घर लाने के बाद थोड़ा बहुत जो भी बातचीत रहता है ठीक ठाक रहता है, लेकिन हफ्ते दिन बाद ही मैं उससे बार बार केस विड्रॉल करने के लिए बोलता हूँ। वो अपने पिता से बात करती है, पिता उसको समझा समझा के बार बार मना करते रहते हैं कि अभी रुक जाओ, अभी ये करो वो करो, ऐसा करके टालते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ होता ही है कि जब मेरा और प्रीति का झगड़ा चल रहा था, उस समय रामनिवास का घर पे मेरे आना जाना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो प्रीति को एक मोबाइल देता है, चुपके से मोबाइल देता है, और उस मोबाइल से केवल वो प्रीति और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। एक दिन अचानक से होता है, मैं कमरे में जाता हूँ, अलमारी खोलता हूँ और उसमें एक नया मोबाइल मुझे मिल जाता है। नया मोबाइल मिलने के बाद मैं उससे, प्रीति से इस बारे में पूछता हूँ ये मोबाइल किसका है, क्या है। तब वो डरते हुए बताती है कि इस मोबाइल को रामनिवास ने मुझे दे दिया था। वो जो हम लोग के बीच का झगड़ा है वो उसको सुलझाने के लिए मुझे फ़ोन करता रहता है। मनोज समझ जाता है कि इन दोनों के बीच क्या बातें चल रही थी, क्या हो रहा था। जब वो कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो घंटों घंटों की बातें थी। जिसके बाद मनोज उसको, प्रीति को फिर से बहुत मारता है और बोलता है कि अभी से सुधर जाओ, नहीं तो अगली बार कुछ भी हो जाए तुमको वहाँ से लेके नहीं आऊँगा और तुम्हारे पिता, तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी हरकतों के बारे में बता दूंगा। मनोज के मुंह से ये बातें सुनने के बाद तुरंत वो रामनिवास की तलाश में निकल जाती है। पहले तो उसको इधर उधर ढूंढती है, वो कहीं नहीं मिलता है। लेकिन एक आदमी मिलता है जो बिल्कुल भी दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल एकदम सर पे बाल नहीं, ये नहीं, पूरा जैसे अभी अच्छे से क्लीन शेव किया हुआ। पुलिस उसको दुर्गा मंदिर के पास से उठाती है। उठाने के बाद उसको थाने लाती है। वो बार बार बोल रहा था मेरा नाम रामनिवास नहीं है, रामनिवास नहीं है। लेकिन जब आसपास के जो भी लोग थे, पहचान वाले थे, उनसे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि ये तो रामनिवास ही है। लेकिन उसने होलिया अपना पूरी तरीके से बदल रखा था। अब बताइए, कोई साधु होगा जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, बड़े बड़े बाल हैं, और वो अचानक से अपना अच्छे से सेविंग कर ले तो उसकी पहचान थोड़ी हो पाएगी। खैर, ऐसे ही होता है, लेकिन उसकी पहचान हो जाती है। पहचान होने के बाद पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद वो पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से पुलिस वालों के सामने रखता है। वो बताता है कि जब मनोज और प्रीति का झगड़ा चल रहा था तो मैं इसके घर पे आना जाना ज़्यादा कर देता हूँ। मैं इस बहाने से आ रहा था, मैं प्रीति को समझाता हूँ कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इसी बीच होता ये है कि हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। और नज़दीकियाँ कब
संबंध में बदल जाते हैं। ये ना प्रीति को पता चलता है ना मुझे पता चलता है। ऐसे करते करते जब मनोज दुकान पे चल जाता था तो मैं इसके घर पे जाता था और इसके साथ संबंध बनाता रहता था। लेकिन झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद प्रीति अपने मायके चली जाती है। वापस आती है जब, तो मैं इसको फ़ोन गिफ्ट करता हूँ, लेकिन उस फ़ोन को जो मनोज रहता है वो पकड़ लेता है, जिसके बाद ये मेरे से बातचीत करना बंद कर देती है। बातचीत बंद करने के बाद मैं इसको फिर से जाता हूँ, समझाता हूँ, बोलता हूँ कि ये दूसरा मोबाइल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, जो भी बोलना था बोलता हूँ। लेकिन उस टाइम ये मुझे मना करती है, बोलती है कि अब से हम दोनों की बातचीत नहीं होगी। अब तक जो कुछ भी हुआ हुआ, लेकिन अब आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे घर पे आना बंद कर दो, नहीं तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। लेकिन उसकी बातों से भी मैं मानता नहीं हूँ। उसके घर पे आना जाना मेरा लगा रहता था, क्योंकि रिश्तेदारी थी तो ऐसे भी आता जाता रहता था मैं। लेकिन प्रीति इस बात को मेरी जो पत्नी रहती है शालिनी, जिसकी उम्र 30 साल है, वो उससे बता देती है। बताने के बाद जब मैं घर पे जाता हूँ तो शालिनी मेरे से पूछताछ करती है कि प्रीति के पीछे क्यों पड़े हुए हो, मैं तुमको कौन सा सुख नहीं दे पा रही हूँ जो उसके घर पे जाके मुंह मारते रहते हो। मैं उसके मुंह से ये बातें सुनकर उससे माफ़ी मांगता हूँ। शालिनी से माफ़ी मांगने के बाद मैं बोलता हूँ कि चलो कल ही चलेंगे और प्रीति से जो भी रंजिश है उन सब का सुलह सपाटा कर देंगे। शालिनी को भी कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन मन ही मन में प्रीति के लिए मेरे दिल में नफरत सी हो गई थी। मैं सोच रहा था कि अब कैसे भी करके इसको रास्ते से मैं हटा दूंगा। इसने ऐसी जुर्रत भी कैसे की कि इसने मेरी पत्नी को फ़ोन करके मेरे बारे में ये सब बताया। उसी दिन मैं वहाँ से निकलता हूँ, मार्केट जाता हूँ, 2 रेनकोट खरीदता हूँ ब्लैक कलर के, 2 नीले कलर के जूते खरीदता हूँ, चश्मे लेता हूँ, ग्लव्स लेता हूँ, ये सब लेकर घर पे आता हूँ। अगले दिन 9 बजे मैं अपने एक पहचान वाले चंदन के पास फ़ोन करता हूँ। उसको बोलता हूँ कि मेरे घर के बाहर आ जाओ, मुझे लालगंज जाना है। चंदन अपने समय से आता है। मैं पहले ही अपना गेटअप चेंज कर चुका था, पूरा रेनकोट पहन चुका था, ग्लव्स पहन चुका था, चश्मे लगा चुके थे। बारिश का भी मौसम था, कोई ध्यान नहीं देगा इस तरह का मैं सोच रहा था। जब शालिनी मेरे को ऐसा देखती है, इस हुलिये में देखती है, तो बोलती है ये क्या मजाक है, ये क्या जोकर बने पड़े हो। वो बोलता है कि जहाँ पे प्रीति रहती है वहाँ पे सब लोग मुझे पहचानते हैं। अगर मैं इस गेटअप में नहीं जाऊँगा, अगर मैं अपने नॉर्मल गेटअप में जाऊँगा तो वहाँ के लोग मुझे पहचान जाएंगे और मुझे वो घर के अंदर नहीं घुसने देंगे। खैर, शालिनी उसकी बात से सहमत होती है और वो भी उसी तरह का गेटअप पहन लेती है। पहनने के बाद ये लोग चंदन के ऑटो में बैठते हैं और वहाँ से प्रीति के घर के लिए निकल जाते हैं। जब प्रीति का घर आने वाला था, उसके 50 मीटर पहले ही रामनिवास गाड़ी को रुकवाता है और बोलता है कि यहीं पे रहो, अभी एक 15 मिनट में हम लोग आ गए। उसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद उसका फर्स्ट फ्लोर पे रूम था, जाते हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उसके बाद 2-3 मिनट तक हम लोग प्रीति से ऐसे बात करते हैं। उसके बाद मैं चाकू निकालता हूँ और प्रीति को चाकुओं से गोदने लगता हूँ। उस समय शालिनी, जो उसकी प्रीति का लड़का था 1.5 साल का, उसको संभाल रही थी। उसने और कुछ नहीं किया, बस उसका यही कसूर था कि उसने उसके बच्चे को संभाल रखा था। वो चिल्ला रहा था बच्चा, इधर मैं प्रीति को चाकुओं से गोद रहा था। गोदने के बाद नीचे से आवाज़ आने लगती है। आवाज़ आने के बाद हम लोग उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाते हैं। पहले तो आते हैं, लग रहा था 10-20 लोग आएंगे, हम लोग को पकड़ लेंगे। इसी बीच अपनी पत्नी शालिनी को समझाता हूँ कि एक चाकू तुम भी ले लो, नहीं तो जितने अगर 8-10 लोग रहेंगे मेरे को पकड़ लिए तो दोनों लोग को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे, ये सारा प्लान फेल हो जाएगा। शालिनी भी एक चाकू पकड़ लेती है। उसके बाद हम लोग, जब कमरे का दरवाज़ा टूट जाता है तो एक लड़का रहता है, वो हमारे सामने आ जाता है 2-3 बार। एक बार शायद उसने मेरा नकाब भी थोड़ा हटा दिया, जो भी मैंने मुंह पे बांध रखा था। उसके बाद मैंने उसको 2 चाकू मारे, बाकी सब लोग साइड हट गए। उसके बाद हम लोग भागते भागते चंदन के ऑटो पे गए। वहाँ जब चंदन ने मेरा ये हुलिया देखा और खून के धब्बे देखे तो पूछने लगा कि भाई क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो हमने बताया कि जहाँ पे गए थे वहाँ पे थोड़ा लड़ाई हो गई है, जिसकी वजह से खून लग गया है। खैर, वो ज़्यादा पूछताछ नहीं करता है और वह मुझे अपने घर पे छोड़ देता है। घर पे जाने के बाद मैं कपड़े बदलता हूँ, सब कुछ करता हूँ। वहाँ पे मैं अपनी अच्छी से सेविंग करता हूँ। सेविंग करने के बाद मैं निकल जाता हूँ बाहर मंदिर में और बाकी जगह जहाँ पे मुझे काम जाना था। पुलिस रामनिवास की बातें सुनने के बाद अब उसकी बातों को क्रॉस चेक करती है। पहले तो चंदन को थाने बुलाती है।
चंदन का बयान दर्ज होता है। जो बातें रामनिवास ने बताई थी वो बातें चंदन भी बताता है, दोनों की बातें मैच हो जाती है। जहाँ पे घटना हुई थी वहाँ पे कई कैमरे लगे हुए थे, आसपास में कैमरे थे। जब उन कैमरों की फुटेज चेक की जाती है तो दिखाई देता है कि करीब 10 बजे के करीब में ये लोग आराम से 2 लोग जा रहे हैं और करीब 10 मिनट बाद ही 10:10-15 के आसपास ही ये लोग बहुत तेज़ी से भागते हुए जा रहे हैं वापस। सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस रामनिवास और उसकी पत्नी शालिनी दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है, क्योंकि इस घटना में प्रीति के मर्डर में जितना रामनिवास का हाथ था उतना ही उसकी पत्नी शालिनी का भी था। खैर, दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। यहाँ मैं दूसरी तरफ रामनिवास के साथ जिसका कत्ल हुआ उस महिला प्रीति का भी दोष देना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो अवैध संबंध नहीं बनाती तो शायद आज वो जिंदा होती। साथ ही साथ जो प्रीति का पति था मनोज, मैं उसकी भी गलती देना चाहूँगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि जिस घर में माताएं बहनें रहती हों उस घर में चाहे कितना भी खास कोई रिश्तेदार ही ना हो, उसको घर में एंट्री ना दें, बिल्कुल भी ना दें। आप रहें ना रहें, कभी भी उसको एंट्री ना दें। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आप सहमत हो तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।